नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनीति में बिहार में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। कल यानी 7 नवंबर 2020 को अंतिम चरण यानी तीसरे चरण का मतदान होना है। बिहार में चुनाव प्रचार थम चुका है, हालांकि चुनावी सरगर्मी बनी हुई है। जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक ये चलता रहेगा। किसकी सरकार बनेगी इसके अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्द थोड़े ही समय के बाद कल अंतिम मतदान है, उसके तुरंत बाद एग्जिट पोल भी जारी हो जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी इसमें हो सकता है कि इसका जवाब हो कि एक एनडीए की सरकार बने, दूसरा जवाब ये हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बने, तीसरा जवाब ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले और किसी तीसरे घटक से फिर मदद लेने की, समर्थन लेने की नौबत आ जाए। हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब और कैसे बनी थी। कब बनी थी ये साधारण सा सवाल है जिसका जवाब राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला सामान्य कोई भी इंसान जानता है, जो बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखता है कि 1967 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी। उस समय इसके नेता थे, देश भर में इस तरह से एक आंदोलन चलाया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। और इसको लेकर के इंदुमती केलकर जिन्होंने जीवनी लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, उन्होंने इस जीवनी में लिखा है कि कैसे राम मनोहर लोहिया ने उस समय एक नारा दिया था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तब तक वो पूरी तरह से इस पर आ गए थे कि हर हालत में अगर देश को बचाना है, कांग्रेस की ज्यादतियों से देश को बचाना है तो हर हालत में कांग्रेस को हटाना होगा, देश तभी बचेगा। और इंदुमती केलकर लिखती हैं कि वो पूरी कोशिश में लगे कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक मंच पर आएं ताकि वोट कटे नहीं, बंटे नहीं। उन्होंने सबकी बैठक भी की, ये तय किया कि अगर पार्टियों का विलय नहीं हो सकता, वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये किया जा सकता है कि कम से कम एक संयुक्त मोर्चा बने विरोधी दलों का और उसके सहारे फिर ये काम आगे बढ़े। याद रखिए ये 1967 के चुनाव का समय आ चुका है, तब की ये बात है। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था देश में और राज्यों में, उसमें कांग्रेस की जबरदस्त बहुमत रही। वो नेहरू युग था, नेहरू के आभा मंडल से पूरा विश्व, भारत को तो छोड़ ही दीजिए, विश्व में काफ़ी अधिक ये हो चुका था। तो हर जगह नेहरू युग की छाप थी, हर भारतीय के दिलो दिमाग में नेहरू छाए हुए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, 1957 तक ये रहा, 1962 में भी ये लगभग चलता रहा, लेकिन उस समय तक कई चीज़ें हुई। 64 में फिर नेहरू की मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं प्रधानमंत्री, उनके कुछ महीनों के बाद मृत्यु हो जाती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। और फिर 1967 का जब आम चुनाव हुआ तो नेहरू का आभा मंडल, अब नेहरू युग से देश धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। नेहरू ठीक थे कि सबके जनमानस में वो बसे हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस में भी ढेर सारे नेता बाहर आ चुके थे, अलग अलग अब हो रहे थे। कांग्रेस से अलग होकर के दूसरे दल में जा रहे थे, नए दल बना रहे थे और 1967 का ये चुनाव उस स्थिति में लड़ा जा रहा था। और उस दौरान चल रहा था लोहिया का अभियान, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। और जब चुनाव हुआ तो जो रिजल्ट आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। केंद्र में तो कांग्रेस की ही सरकार बनी, हालांकि उसकी सीटें बहुत घट गई थी। पहले जहां संसद के, लोकसभा के कुल सीटों का 72 से 74% पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस के कब्जे में रहती थी, वहीं 1967 के आम चुनाव में लोकसभा में मात्र 54% उसके पास सीटें बची थीं। इसके बाद फिर सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो हुआ राज्यों में। बहुत सारे राज्यों में तो कांग्रेस की ही सरकारें बनी फिर से, लेकिन 9 राज्यों में पहली बार एक साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि इसमें से केरल वगैरह कुछ ऐसे राज्य थे जो पहले भी सरकार बनाने में सफल रहे थे, गैर कांग्रेसी सरकार, लेकिन केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था उस समय केंद्र सरकार ने, उसका भी असर था। सबसे जबरदस्त ये हुआ कि तमिलनाडु, जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, जहाँ के वहाँ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज थे, वो अपनी सीट हार गए कामराज, और वहां पर सरकार भी कांग्रेस की नहीं बन सकी, डीएमके वहां बहुमत में आई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और बिहार में भी उसी समय पहली बार सरकार बनी। हालांकि वो सरकार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं थी। बिहार में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें आई, लेकिन वो सबसे अधिक सीट आने के बावजूद कांग्रेस अपने बुते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। कई सारे दल चुनाव लड़ रहे थे। अब देखिए कि बिहार में कैसे कैसे उस समय सरकार बनाई गई थी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी।
चुनाव का जब परिणाम आया उस समय बिहार में 318 सीटें थी, अभी 243 हैं। तो उस समय बिहार और झारखंड चूंकि एक ही साथ दोनों मिलाकर के एक राज्य थे और उस समय सीटों की संख्या 318 थी। इन 318 सीटों में से 128 सदस्य जीत गए कांग्रेस के, सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 159 सीटें, 159 सीट्स, और ये कांग्रेस को बाकी कोई भी दल समर्थन देने के लिए तैयार नहीं था। तो इस स्थिति में विपक्षी जो जितने भी विधायक थे वो आपस में उन्होंने तय किया, उस समय जो पहले संयुक्त मोर्चा बनाने पर रजामंद नहीं हुए थे, अब उन लोगों ने वो सब तैयार हुए सरकार बनाने के लिए। कई राज्यों में इसी तरह से सरकारें बनी, पहले संयुक्त मोर्चा नहीं बन सकी, लेकिन फिर बाद में विपक्षी दल अपनी अपनी सीटों को बटोर करके और फिर उन लोगों ने सरकार बनाई। इन सरकारों को कहा गया संविद सरकार, संयुक्त विधान दल की सरकार। और बाकी जो कांग्रेस के अलावा जो बिहार में पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उन लोगों के हिसाब से देखें तो फिर 33 निर्दलीय लोग जीते थे, 33 निर्दलीय विधायक जीते थे 1967 के चुनाव में। भारतीय जनसंघ के 26, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके 24 विधायक जीते, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो लोहिया की पार्टी थी उसके 68 विधायक जीते, 68, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 18, जन क्रांति दल के 13, निर्दलीय 33, स्वतंत्र पार्टी के 3 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट उसके 4 विधायक जीते। और फिर अब बात आई कि मुख्यमंत्री कौन बने। उसमें जन क्रांति दल के नेता थे जो कांग्रेस से ही आए थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। उन्होंने केबी सहाय को पटना पश्चिमी सीट एक होती थी उस समय, उस सीट से जो मुख्यमंत्री केबी सहाय रहे थे उन्हें पराजित करके उन्होंने जीत हासिल की थी। बैठक शुरू हुई, विपक्षी दल बैठने लगे कि किसी भी तरह से सहमति बने। 33 सूत्रीय संयुक्त कार्यक्रम तैयार हुआ, जो अब भी जारी होता है। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो तैयार होता है, उसी तरह से 33 सूत्रीय कार्यक्रम इन सभी विरोधी दलों ने, विपक्षी जो उस समय कह लीजिए विपक्ष में थे, कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी दल जो थे, उन्होंने आपस में बैठ करके वो तैयार किया। देख लीजिए कि इस सरकार में सीपीआई है, सीपीएम है और जनसंघ भी है, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह तो है ही। कांग्रेस से भी निकले हुए जो नेता हैं वो भी इस अब गठबंधन में इस बार शामिल हो रहे हैं। अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस समय उनका एक नारा भी देश भर में गूंजता था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। तो पिछड़ों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने की वकालत भी कर रहे थे। बिहार के ही पत्रकार हैं प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत, उनकी किताब है बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम। इसमें उन्होंने लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो और दूसरे दल थे या दूसरे बहुत सारे नेता, यहां तक कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के भी नेता जिसके लोहिया और कर्पूरी ठाकुर थे, उन लोगों ने भी विरोध किया कि एक शूद्र को कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। और इस पर ही मुख्य रूप से विरोध बनने लगा। वो कि कोई भी जो आमतौर पर जो सवर्ण उम्मीदवार जीते थे, यहाँ तक कि कुछ पिछड़े में भी कुछ ऐसे लोग थे जो ये किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गैर सवर्ण कोई बैठेगा, कोई शूद्र बैठेगा। और अंत में जब ये स्थिति बन गई इस तरह से कि नहीं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, नाम आगे बढ़ाया गया, कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। और इस तरह से संविद की संयुक्त विधान दल या संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। इसी दौरान एक और फिर भी पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ा काम हुआ था इस चुनाव में बिहार में, कि विधानसभा का अध्यक्ष पिछड़ी जाति के ही धनिक लाल मंडल को बनाया गया। इस सरकार में अलग अलग दल के अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो आपस में खींचतान होने लगी। सबके अपने अपने विचार थे। एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि जो पिछड़े वर्ग के विधायक थे उनको यह लगता था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, कि सरकार जब बनाने की बारी आई तो उस समय लोहिया कहा करते थे कि पिछड़ा पाए 100 में 60 और यहाँ पर अड़े नहीं, चाहे जो हो जाता उन्हें बना रहना चाहिए था। यहाँ तक कि उनकी लोहिया की ही पार्टी में टूट हो गई
और उस समय के नेता जगदेव प्रसाद अपनी अलग पार्टी इसी मुद्दे पर बना ली। वो लोहिया से मिलने भी गए कि आखिर जब आप ये कहते हैं, और ये मौका था पहली बार, सीट के हिसाब से भी देखें तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ही उभरी थी, इस नाते दावेदारी भी थी। तो उस समय आपने फिर एक सवर्ण को ही कैसे मुख्यमंत्री बना दिया, ये खींचतान होने लगा। कई समर्थक ये चले गए और 10 महीने कुछ दिन और ये सरकार चली। उसके बाद ये सरकार गिर गई। उसके बाद फिर 5 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर तुरंत मुख्यमंत्री बने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उनकी भी सरकार बहुत लंबी नहीं चली और 2 साल के बाद ही जी 1967 से ये हुआ था, 1969 में फिर से मध्यावधि चुनाव में बिहार चला गया। ये आप कहानी सुन रहे हैं कि किस तरह से बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आप देख रहे हैं राजनीति में बिहार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।